साथियों नमस्कार, मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। आपके सामने कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम आई है उसके फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में आपको विस्तार से बताने के लिए एक बार फिर उपस्थित हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम क्या है इसके बारे में विस्तार से बताया है और अधिकांश कंपनियों के फॉर्म जारी हो चुके हैं और बहुत शॉर्ट पीरियड में ये फॉर्म भरकर चाहे गए हैं। एक आध कंपनी जैसे जनरेटिंग कंपनी का फॉर्म इशू नहीं हुआ है, वो भी आजकल में उम्मीद है कि फॉर्म जारी हो जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था और पुनः बता रहा हूँ कि जो जिस कंपनी का है उसी कंपनी का फॉर्म भरे और उस कंपनी के जहाँ से आपकी पेंशन ड्रा हो रही है या पीपीओ जिस लेखा कार्यालय ने जारी किया है वहाँ वो फॉर्म जमा करें या स्पीड पोस्ट से भेजे या निकटस्थ जो आपकी कंपनी के कार्यालय हैं, डिवीजन ऑफिस, एसई ऑफिस या सी ऑफिस, जहाँ जैसा भी है वहाँ जाके संपर्क करें और उनके बताए हुए कार्यालय में फॉर्म जमा करें। अधिकांश फॉर्म एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत उसमें अंतर है, तो मैं बेसिक जो फॉर्म है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं जिन पे अधिकांश लोगों का ध्यान नहीं गया है, वे पॉइंट मैं पहले बतला देना चाहता हूँ ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर्स हैं वो इस योजना का लाभ लें, और यदि इस योजना का लाभ वे अभी नहीं लेंगे तो भारी नुकसान में रहेंगे और आगे उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो ड्राफ्ट जारी किया गया था कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस का जो बुकलेट जारी है उसके कुछ पॉइंट के आधार पर मैं आपको ये बतला रहा हूँ कि इसमें ये लिखा है कि एक तो जो कंपनी इसमें निर्धारित की जाएगी वो इसमें जो भी हितग्राही मतलब जो भी इसमें योजना में शामिल होने वाला पेंशनर, संविदा कर्मचारी या जो भी है, वे उनके नामांकन मतलब कौन कौन इसमें शामिल हैं और आईडी कार्ड बनाना, और जो नेटवर्क में हॉस्पिटल शामिल हैं या कंपनी के माध्यम से उनको करवाना, उसके एमयूज करना, मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर का विकास करना, और कॉल सेंटर, एसएमएस सेवा, कैशलेस एक्सेस सेवा, क्लेम सर्विस आदि के बारे में सभी बातें वो जो कंपनी रहेगी वो इसकी तैयारी करेगी या शीघ्र इसको तैयारी करके आपको जानकारी देगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अभी ज़्यादा पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में एक ऐप बनाया जाएगा जिसमें आपको समस्त जानकारी दी जाएगी, कौन से हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं या किस हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं, इसलिए अभी आप ज़्यादा इस पर चिंता ना करें। इसी तरह ऐप के माध्यम से ही आपको कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की तमाम जानकारी दी जाएगी और आपको भी उसमें लॉगिन करने की सुविधा दी जाएगी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें। कंपनी का जैसा ही फाइनलाइजेशन होता है इसके बाद कंपनी उसकी प्रक्रिया शुरू कर देगी। लेकिन इस बीच आपके फॉर्म भराए जा रहे हैं, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए, और मेरा ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर अभी ही इस योजना में शामिल हों, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि यदि किसी कारणवश में कोई अधिकारी, कर्मचारी, रिटायर्ड अथवा संविदा कर्मचारी इस योजना को निर्धारित समय अवधि में शामिल नहीं हो पाते हैं, यानी अभी जो फॉर्म भराए जा रहे हैं, किसी ने 10 सितंबर तक मांगा है, किसी ने 20 सितंबर तक मांगा है, तो इस अवधि में ही आप फॉर्म जमा करके इस योजना में शामिल हो जाएं, ताकि उन्हें इस योजना के प्रारंभ तिथि से या कंपनी में सेवा प्रारंभ किए जाने की तिथि से जो भी बाद में हो। पेंशनर्स के मामले में तो यह है कि वो रिटायर पहले हो गए हैं या जब से रिटायर होंगे तब से योजना का उनको लाभ मिलेगा। और योजना की प्रारंभ तिथि है, जैसे कि घोषणा की गई है कि 1 अक्टूबर 2025 से ये योजना लागू की जा रही है। तो आप ये मान के चलें कि योजना 1 अक्टूबर 2025 से लागू की जा रही है। इसके पहले जो इस योजना में शामिल होने के लिए फॉर्म वगैरह भर देते हैं उनके लिए तो ये योजना
उसी दिनांक से लागू मानी जाएगी। लेकिन यदि कोई अभी इसमें शामिल नहीं होता और बाद में शामिल होना चाहता है कि भाई जैसे 1 अक्टूबर 2025 से योजना लागू हो रही है और अभी वो शामिल नहीं होना चाहता और वो पता चला कि अगस्त 26 में लागू होगा, या मतलब शामिल होना चाहता है, या नवंबर 26 में शामिल होना चाहता है, तो उसको योजना लागू होने से, यानी कि 1 अक्टूबर 25 से लेके जब आप शामिल हो रहे हैं, जब भी आप शामिल हो रहे हैं, तो पिछला पूरा प्रीमियम आपको जमा करना पड़ेगा। यदि 1 साल बाद आप शामिल होते हैं तो 1 साल का प्रीमियम आपको पूरा जमा करना पड़ेगा। 2 साल के बाद अगर आप शामिल होते हैं तो 2 साल का पूरा प्रीमियम आपको जमा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर अभी शामिल हो जाएं तो योजना का लाभ उन्हें तुरंत मिलने लगेगा। और जो बाद में शामिल होंगे, एक चीज़ और है कि जो भी बाद में शामिल होंगे उन्हें योजना के प्रारंभ तिथि से या कंपनी में सेवा प्रारंभ करने की तिथि से, ये कर्मचारियों के लिए लागू होगा। पेंशनरों के लिए तो ये है कि जब से उन्हें रिटायर हुए हैं या योजना जो लागू हुई है, तो योजना के लागू होने तिथि से पूरा प्रीमियम उनको भरना पड़ेगा। इसके बाद भी पूरा प्रीमियम भरने के बाद भी 1 साल बाद अंशदान भरने के 1 वर्ष पश्चात से उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। यानी एक उदाहरण मान के चलो कि आपने अगस्त 26 में इसमें शामिल हो रहे हैं और अभी आप पेंशनर हैं, तो 1 अक्टूबर 2025 से लेके अगस्त 26 तक का पिछला पूरा प्रीमियम भरना पड़ेगा। आगे आपकी प्रीमियम की कटौती जारी होगी, लेकिन इसके बाद भी आपको इस योजना का लाभ अगस्त 27 के बाद मिलना शुरू होगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। इसलिए जिसको शामिल होना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर इसमें अभी शामिल हो जाएं तो उनको योजना की प्रारंभ तिथि यानी 1 अक्टूबर 2025 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसकी ओर ध्यान दें। जितना आप लेट करोगे आपको पूरा का पूरा पिछला प्रीमियम भी भरना पड़ेगा और फिर आपको योजना का प्रीमियम पूरा भरने के 1 साल बाद से लाभ इस योजना का मिलना शुरू होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी चीज एक और है कि अगर आप अभी एक उदाहरण बतला रहा हूं कि अभी आप 10 लाख का बीमा लेकर 1,000 रुपये महीने कटाना चाहते हैं, तो आप अगले वर्ष के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, जैसे इसमें लिखा है कि जो हितग्राही इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें इन तीनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चयनित करना होगा एवं उसके अनुरूप अंशदान नियमित रूप से करना होगा। चयनित विकल्प को यदि परिवर्तित कर यदि इंश्योरेंस कवरेज कम करता हो तो आगामी वर्ष से किया जा सकेगा। यानी जैसे कि आप 10 लाख से 5 लाख करना चाहते हैं तो आगामी वर्ष से किया जा सकेगा और उसका अंशदान भी 1,000 रुपये से 500 रुपये हो जाएगा। लेकिन यदि इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाना है, यानी अगर आपने 10 लाख का किया हुआ है वर्तमान में और उसको 25 लाख करना है, तो हितग्राही की सेवा प्रारंभ हुई है या जब से पॉलिसी प्रारंभ हुई है, यानी इस पॉइंट को भी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आज आप जैसे योजना के प्रारंभ होने में 10 लाख का बीमा करा रहे हैं और आपको 2 साल बाद लग रहा है कि नहीं यार 10 लाख नहीं, अब इसको 25 लाख करना है, तो 25 लाख करने के लिए आपको जब से योजना प्रारंभ हुई है यानी 1 अक्टूबर 2025 से बढ़ा हुआ पूरा प्रीमियम यानी 2,000 रुपये, जैसे 25 लाख का 2,000 रुपये महीने के हिसाब से है, तो 1 अक्टूबर 2025 से आपको 2,000 रुपये के हिसाब से जब से आप बढ़ाना चाह रहे हैं, 25 लाख का करना चाह रहे हैं, तब से आपको पिछला पूरा प्रीमियम और आगामी प्रीमियम देना पड़ेगा और बढ़ा हुआ 25 लाख का लाभ भी आपको 1 साल बाद मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, इस पे अवश्य ध्यान दीजिए। इसलिए कोशिश करिए कि कम से कम इतना बीमा करा लें कि बाद में आपको वो बीमा बढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े।
अन्यथा आपको पिछला पूरा प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा और उसका लाभ भी आपको पूरा प्रीमियम जमा होने का जब हो जाएगा उसके 1 साल बाद मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट हैं, इस पे आप ध्यान दीजिए कि अभी योजना में शामिल हो जाइए और कोशिश करिए कि जितना आपकी कैपेसिटी है, अगर 25 लाख का बीमा कराना चाहते हैं तो 25 लाख का बीमा का ऑप्शन भरिए, और अगर 25 लाख नहीं कराना चाहते तो कम से कम 10 लाख का भरिए। और 25 लाख से आप 10 लाख कर सकते हैं, 10 लाख से आप 25 लाख से 5 लाख कर सकते हैं 1 वर्ष के बाद, और वो आराम से कम हो जाएगा और आपका लाभ भी मतलब उतना रेशियो में कम हो जाएगा, प्रीमियम भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रीमियम अभी कम है, आपका बीमा अभी कम है, तो बढ़ाने के लिए आपको पिछला योजना जब से लागू हुई है तब से आपको पूरा प्रीमियम का डिफरेंस भी जमा करना पड़ेगा, और उसका लाभ भी आपको जब से आप बढ़ाने का आवेदन दे रहे हैं उसके मतलब हो रहा है, आप मतलब जिस माह से आप बढ़ाना चाह रहे हैं उसके पूरा 1 साल बाद आपको बढ़ी हुई योजना का लाभ मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसके आधार पे फॉर्म भरिए। एक चीज और है कि जो जिस कंपनी से पेंशन प्राप्त कर रहा है, भले आप किसी भी कंपनी में पहले रहे हो या कुछ भी रहा हो, लेकिन आखिरी में जिस कंपनी से आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिस लेखा कार्यालय से, जिस कंपनी के लेखा कार्यालय से या जहां से भी आप, तो उसी कंपनी का आपको फॉर्म भरना है। पहले आप ट्रांसमिशन में थे, अब पीएमसी में आ गए हैं, या पहले पीएमसी में थे अब ट्रांसमिशन में आ गए हैं, तो आखिरी जो कंपनी है जहां से आपको पेंशन मिल रही है उस कंपनी का ही फॉर्म आपको भरना है, ये ध्यान रखिए। और हर कंपनी ने अपना बताया हुआ कि किस कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं। ट्रांसमिशन कंपनी ने तो ये बोला है कि हार्ड कॉपी आप मतलब उनके कार्यालय में जमा कर सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी आप उनके मेल पे भी भेज सकते हैं एडवांस में। तो अलग अलग कंपनी द्वारा सुविधा दी गई है। पावर मैनेजमेंट के चूंकि पेंशनर भी कम है और उनके कार्यालय भी एक भोपाल में है, एक जबलपुर में है, तो उन लोगों के लिए भी सुविधा दी गई है। तो या तो जबलपुर में जमा कर दें या भोपाल में जमा कर दें, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी जो अपनी वितरण कंपनियां हैं उनके पेंशनर बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसमिशन कंपनियों के पेंशनर काफ़ी हैं, तो उनके लिए ट्रांसमिशन कंपनी ने भी अच्छी सुविधा दी है और बाकी कंपनियों ने भी अपने हिसाब से कार्यालयों को बतला दिया है। आप तो सीधा सीधा ये गणित समझिए कि जिस लेखा कार्यालय ने आपको पीपीओ जारी किया है उसी लेखा कार्यालय में या जिस कार्यालय से आप रिटायर हुए हैं, अगर वहाँ संभव हो, और नहीं तो उच्च कार्यालय में भी आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन कार्यालय उसी कंपनी का होना चाहिए जिस कंपनी का आपने फॉर्म भरा है और जिस कंपनी से आप पेंशन ड्रा कर रहे हैं। अब ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अब आइए आपको मैं फॉर्म भरने का प्रक्रिया बताते चलता हूँ। बहुत लंबा वीडियो होगा इसलिए जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा आप उलझे ना। और देखिए इसमें फॉर्म हिंदी में भी दिया है, कुछ कंपनियों ने इंग्लिश में भी दिया है। ट्रांसमिशन कंपनी ने इंग्लिश में फॉर्म दिया है, अन्य कंपनियों ने हिंदी में फॉर्म दिया है। लेकिन फॉर्म हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, आपको फॉर्म भरना है अंग्रेजी भाषा में ही या इंग्लिश में ही फॉर्म भरना है। और दूसरा ये है कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर, यानी जो छोटी ABCD होती है और बड़ी ABCD होती है, तो जो बड़ी ABCD होती है, बड़ा कैपिटल लेटर जो कहलाता है, उसी कैपिटल लेटर का पूरे फॉर्म में उपयोग करके ही फॉर्म भरना है। हिंदी का फॉर्म भी अंग्रेजी में भरना है और बड़े कैपिटल लेटर में ही फॉर्म भरना है। ये चीज आप अच्छे से नोट कर लें। अब चलिए मैं आगे सीरियली बतलाते जाता हूं। कुछ फॉर्मों में देखिए एम्प्लॉयज की जो कैटेगरी आप है, लाभ हितग्राही का जो लाभ प्राप्त करने वाले हैं, उनके लिए कॉलम दिए गए हैं, पेंशनर, फैमिली पेंशनर और NPS वाले, न्यू पेंशनर स्कीम वाले, और उसमें संविदा वाले, आउटसोर्स कर्मचारियों के कुछ कॉमन फॉर्म अलग कंपनियों ने दिए हैं। तो आप तो पेंशनर में टिक करिए, और या फिर फैमिली पेंशनर, कोई पारिवारिक पेंशनर है तो वो महिला या कोई भी जो भी है परिवार पेंशनर वाला, तो परिवार पेंशनर में टिक करेगा। टिक स्पष्ट होना चाहिए और काटा पीटी नहीं होना चाहिए, राइट का निशान ऐसा टिक करके लगा दीजिए आप। और सेकंड में आपको ऑप्शन देना है कि आप किस तरह का बीमा लेना चाहते हैं। 5 लाख का है तो 500 रुपये वाले कॉलम में टिक करिए ऑप्शन 1 में। सेकंड ऑप्शन में अगर आपको 10 लाख का चाहिए तो 1000 रुपये महीने कटेगा, उसमें टिक कर दीजिए। और 25 लाख का चाहिए तो 2 लाख रुपये में
मतलब सॉरी 2,000 रुपये वाले में टिक करिए जिसमें आपको 25 लाख का बीमा मिलेगा। तो काफ़ी सोच समझ के आप टिक करिएगा, और काटा पीटी इसमें ऑप्शन चेंज अभी नहीं कर पाओगे, इसलिए इसमें काटा पीटी मत करना, और कोशिश करना कि ज़्यादा वाला बीमा लो ताकि आप बाद में कम कर सको, क्योंकि एक बार आपने अभी ले लिया तो बढ़ाने में आपको पूरा प्रीमियम देना पड़ेगा पिछला, और 1 साल बाद लाभ मिलेगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसके बाद जो है आपका डिटेल्स, मतलब आपके हितग्राही की डिटेल्स और उसमें विवरण देना है। तो पहला आपको देना है, खुद का नाम देना है कैपिटल लेटर में। जैसे मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है तो मैं अशोक कुमार गुप्ता लिखूंगा, किसी का संतोष कुमार शर्मा है तो संतोष कुमार शर्मा इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखेगा। कॉलम में कुछ जगह साइड में दिया है, इसमें एक के नीचे ट्रांसमिशन वाले में एक के नीचे एक दिया है। तो इसमें अगर आपके पास एम्प्लॉय नंबर है तो एम्प्लॉय नंबर लिखिए। अगर रिटायरमेंट के बाद आपके पास एम्प्लॉय नंबर नहीं है, या पुरानी पे स्लिप या जीपीएफ स्लिप में भी लिखा रहता है एम्प्लॉय नंबर नहीं है, या पीपीओ में भी लिखा रहता है, अगर उसमें नहीं मिल रहा है, या कहीं आपके पेंशन सैंक्शन ऑर्डर में भी कई बार लिखा रहता है, अगर नहीं लिखा है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, नहीं है तो मत दो आप। लेकिन आपको पीपीओ नंबर अवश्य देना है, और पीपीओ आपको जनरली आरओ ऑफिस से जारी होता है जिसको पेंशन पेमेंट ऑर्डर कहा जाता है। और इसमें एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, फिर मैं बोल रहा हूं कि पीपीओ नंबर जो लिखना है आपको, इसकी कॉपी भी लगाना है साथ में, अच्छी स्पष्ट कॉपी, लेकिन पीपीओ नंबर जो लिखना है इसमें देखिए, आरओ जो पीपीओ जारी करता है तो अपना फाइल नंबर लिखता है, 50, 51, 52 या 60, 61 जो भी लिखता है, और इसके बाद ऑब्लिक लगा के वो डिस्पैच नंबर लिखता है और डेट होती है उसमें। तो आप कोशिश करिए कि जो फाइल नंबर आरओ ने लिखा है और जो उसका डिस्पैच नंबर है और जो डेट है ये लिखिए आप। कुछ क्या होता है कि कुछ बैंक जो है पीपीओ, जब बैंक में जाते हैं तो बैंक उस पीपीओ में अपना नंबर, बैंक का नंबर देते हैं, और जब आपको लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह जमा करना पड़ता है तो बैंक बोलता है कि वो आप बैंक वाला पीपीओ नंबर डालो, आरओ वाला पीपीओ नंबर से लिंक नहीं होगा। तो इस मामले में आपको बैंक का पीपीओ नंबर नहीं देना है। वो पासबुक में बैंक का पीपीओ लिखा होगा, और आपका पेंशन अकाउंट है तो जो पासबुक आपकी रहती है उसमें बैंक का पीपीओ नंबर लिखा रहता है, तो वो पीपीओ नंबर नहीं देना है आपको। जो आरओ ने जो कॉपी दी है पीपीओ की, उसमें अगर फाइल नंबर है तो फाइल नंबर देना है, और उसका डिस्पैच नंबर देना है, और उसका आपको डेट देना है, किस डेट में वो पीपीओ इशू हुआ है, और जगह है। देखिए कॉलम बड़े छोटे छोटे हैं तो छोटे अक्षर में लिखिए, और पूरा कैपिटल लेटर में लिखिए, छोटे अक्षर में लिखिए, लेकिन स्पष्ट लिखिए कि सामने वाले को, टाइपिंग करने वाले को वो स्पष्ट समझ में आए। और कोशिश करिए कि किस आरओ ने आपको जारी किया है। जैसे आरओ भोपाल है तो भोपाल लिख दीजिए, जबलपुर है तो जबलपुर लिख दीजिए, इंदौर है तो इंदौर शॉर्ट में कहीं कोना देख के, मतलब कि आपका गचपच ना हो, तो ऐसा आप लिख दीजिए, तो सामने वाले को भी समझ में आसानी होगी कि यार ये पीपीओ इंदौर आरओ ने जारी, क्योंकि नंबर एक से हो सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आरओ की डिटेल आप उसमें दे दो, और उसका जैसा बताया वैसे आप पीपीओ नंबर डालो, और पीपीओ भी फोटो कॉपी करा के आपको स्पष्ट रूप से आपको इसके साथ में संलग्न करना है। इसके बाद आप आ जाइए, पीपीओ नंबर आपने डाल दिया, इसके बाद आधार नंबर, तो आपका आधार नंबर डालिए, इसमें स्पष्ट रूप से डालिए आधार नंबर, गलती ना हो। इसके बाद जेंडर का कॉलम आता है, यानी लिंग का कॉलम, तो इसमें पुरुष और महिला है, तो अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष के कॉलम में टिक करिए, और महिला हैं अगर आप तो महिला के कॉलम में टिक करिए। एड्रेस आपका जो आधार कार्ड में डाला है वही एड्रेस इसमें कॉपी कर दीजिए, और वो भी कैपिटल लेटर में करिए। इसके बाद प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, कोशिश करिए कि आपका जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालिए, और सेकंड आपका दूसरा जो मोबाइल नंबर चालू है या अपने परिवार में किसी का है तो वो वाला है, आपके पास डबल सिम है तो दूसरा इसमें नंबर डालिए। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप मालूम है आपको, सही मालूम है, तो ही इसमें डालिए। और अगर आपको ये लगता है कि इजीली आपका ब्लड ग्रुप कहीं चेक हो जाएगा तो बहुत नॉमिनल रेट में आपका ब्लड ग्रुप चेक हो जाता है, या परिवार का भी जो आप जिसका बीमा कराना चाहते हैं उनका भी अगर ब्लड ग्रुप उनका भी लगेगा तो उनका भी अगर चेक कराना चाहें तो ब्लड ग्रुप अगर चेक करा के लिख सके तो अच्छा है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा वेट मत करिए और इसको छोड़ दीजिए।
है तो लिख दीजिए, और करा सकते हैं तो करा के लिख दीजिए, और नहीं तो गलत ब्लड ग्रुप मत लिखना। इसके बाद ये ईमेल आईडी अगर कोई है आपकी तो लिख दीजिए, अदरवाइज इसकी ईमेल आईडी भी लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इसमें समग्र आईडी मांगी गई है। एक समग्र होती है, राज्य स्तर पर बनती है, वो परिवार की समग्र आईडी रहती है। तो ट्रांसमिशन कंपनी ने तो इसमें ऑप्शनल लिखा है, बाकी किसी ने ऑप्शनल लिखा है, लेकिन इसमें यह है कि समग्र आईडी है तो उसकी आईडी नंबर लिखिए, नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप समग्र आईडी मत लिखिए, और ना उसकी कोई फोटो कॉपी लगाना जरूरी है। अगर है, आपको फॉर्म जमा करना टाइम पे जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। समग्र आईडी है तो लिख दीजिए। आधार तो कंपलसरी है, लेकिन समग्र आईडी कंपलसरी नहीं है। अगर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो चिंता मत करिए, बाद में बनवाते रहिएगा। और नहीं भी है तो आप इसको इतना फॉर्म आप भर दीजिए। इसके बाद अब आ जाइए आपके पति या पत्नी पे, मतलब आपने अपनी डिटेल भर दी है, अब अपनी पत्नी, और या अगर आप महिला पेंशनर हैं तो आपके पति की आपको इसमें डिटेल भरना है। इसमें ये भी बताता चलूं कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। तो आप चूंकि खुद पेंशनर हैं तो आप तो पात्र हैं ही, इसलिए आप पे कोई बंधन नहीं है कि आप इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, इससे कोई बंधन नहीं है, आप इसमें पात्र हैं ही। सेकंड, आपका जो आएगा स्पाउस लिखा है, या पति पत्नी या जीवन संगनी या जीवन संगी शब्द है, तो इसमें आप अपनी पत्नी का, या पत्नी अगर कोई मतलब महिला कर्मचारी है तो अपने पति का नाम इसमें लिखे, वो भी कैपिटल लेटर में लिखे। और इसके बाद इसमें दूसरा लिखा है कि प्रेजेंट स्टेट, मतलब वर्तमान स्थिति, जिंदा है या जिंदा नहीं है। तो इसमें अगर आपके पति जिंदा हैं तो उसको टिक में कॉलम लगाइए, और जिंदा नहीं है तो जिंदा नहीं के कॉलम में लगाइए। और ये डिपेंडेंट, मतलब इसमें देखिए पति या पत्नी के मामले में इसमें भी कोई शर्त नहीं है कि वो इनकम टैक्स पटा रहा है कि नहीं पटा रहा है, या इनकम टैक्स पत्नी पटा रही है कि नहीं पटा रही। आपके जीवन संगिनी या जीवन संगी को भी इसमें कवर माना जाएगा, तो इसमें चिंता मत करो। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि पति पत्नी अगर दोनों एक ही विभाग में हैं तो कोई भी एक इसमें लाभ ले सकता है, और दूसरा इसमें अंडरटेकिंग देगा कि भाई ये पत्नी मेरा जो ले रही है इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता, वो डिक्लेरेशन लगेगा। और यदि कोई ऊपर में कहीं मतलब इसमें ये चीज हो गई तो ये भर दीजिए आप। उनका ये ऐसा ही, अगर जिंदा नहीं है तो वो तो सवाल ही नहीं उठता, उनका नो में टिक जाएगा कि भाई ये पात्र नहीं है। लेकिन जिंदा है तो आप यस वाले कॉलम में या हाँ वाले कॉलम में टिक लगाइए। और अगर आपकी पत्नी है तो फीमेल वाले या मतलब उसमें लिंग वाले कॉलम में, महिला वाले में लगाइए। और पुरुष है, अगर आपके पति हैं तो आप जेंट्स वाले या मेल वाले कॉलम में या पुरुष वाले कॉलम में टिक लगाइए। इनका भी ब्लड ग्रुप मालूम है तो लिखिए, ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है तो नहीं लिखिए। और इनका आधार नंबर आप डालिए, आधार नंबर इनका डालिए, क्लियर डालिए। तो इनका आधार नंबर आप डालिए। पति पत्नी भी आपने इसमें लिख दिया है। और इसके बाद अब आइए बच्चों पे। तो बच्चों पे आपको देखिए, इसमें जो नियम है वो ये है कि 3 जीवित, मतलब है तो 2 जीवित संतान तक, कि 2 जीवित संतानों को इसका लाभ मिलेगा। मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया हूं, शॉर्ट में फिर बतलाता हूं कि 2 जीवित संतानों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरी संतान अगर जुड़वा है, यानी पहले एक बच्चा या बच्ची हो गई आपकी, या पहले बच्चे जुड़वा हैं तो जुड़वा ही अकेले तक को मिलेगा। लेकिन सेकंड बच्चा अगर आपके जुड़वा हैं और पहला इकलौता मतलब एक है, तो कुल मिला के 3 हो जाएंगे, तो तीनों को लाभ मिलेगा। लेकिन अगर एक बच्चा एक है, मतलब 2 ही बच्चे हैं आपके, तो 2 को लाभ मिलेगा। जीवित बच्चे होना चाहिए। अगर कोई बच्चा पहले नहीं रहा तो आपके जो वर्तमान में जो जीवित बच्चे हैं उनको इसमें लिखना है। और इसमें एक चीज और है, अगर पुत्र आपका है तो 25 साल से ऊपर का है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। डिटेल आपको डालना है इसमें कि पुत्र की नाम लिख देना है, और जिंदा है या मृत है उसका भी आपको टिक करना है। और अगर 25 साल से ऊपर का हो गया है तो आप पात्र नहीं वाले कॉलम में टिक करेंगे, और बाकी डिटेल पुरुष लिख देंगे। और बाकी डिटेल देना है तो दीजिए, नहीं तो मत देना। जब पात्र ही नहीं है तो उसकी ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 25 साल से कम का है और अविवाहित है, पुत्र की बात कर रहा हूं, या इनकम टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा है,
तभी उसको पात्रता होगी। यदि वो इनकम टैक्स पेमेंट कर रहा है, 25 साल से ऊपर का हो गया है या फिर विवाहित हो गया है, तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरा करता है, तो आपके पुत्र को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद सेकंड, अगर इसमें पुत्री है, एक चीज और बोल रहा हूं, पुत्री अगर है तो पुत्री के मामले में अविवाहित पुत्री अगर विवाहित हो गई तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अविवाहित पुत्री है तो उसकी जो भी मतलब उम्र हो गई हो, उसमें उम्र का बंधन नहीं है। और दूसरा, अगर इनकम टैक्स नहीं दे रही हो। और तीसरा ये है कि अगर भगवान ना करे वो विधवा हो या परित्यक्ता हो, तलाकशुदा हो और आप पे आश्रित हो या इनकम टैक्स आप पे पेमेंट नहीं कर रही, तो ऐसी पूरी पुत्री का भी आप इसमें नाम लिख सकते हैं। और उसको आप जिंदा में टिक करिए, पात्र में टिक करिए और महिला में टिक कर दीजिए उसको, और उसका आधार नंबर डाल दीजिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो आधार में लिखी है, जो उसकी जन्म तिथि है उसको लिखना। और जन्म तिथि का साइड में जैसा दिया है देखना, जहां आपने लिखा डेट ऑफ बर्थ या जन्म तिथि, तो आपको जैसे 5 अक्टूबर 1957 है, एक उदाहरण बतला रहा हूं, 5 अक्टूबर 1957, तो 05 लिखेंगे आप। अगर 5 अकेले नहीं लिखेंगे, पहले 0 फिर 5, तो 5 अक्टूबर हो गया ये। और फिर आबलिक लगाएंगे, मतलब खड़ी जो लाइन लगाते हैं ऐसा, तो ऐसी तिरछी लाइन जो लगती है आबलिक, तो 05 के बाद आबलिक लगाएंगे। इसके बाद अक्टूबर का 10वां महीना, तो 10 लिखेंगे। और अगर सितंबर है तो 09 लिखेंगे। तो ऐसा 10 लिख के और फिर आबलिक लगाएंगे, आड़ी लाइन लिखेंगे। और उसके बाद 1900 या 2000 नहीं लिखना है, सिर्फ आपको वर्ष लिखना है। जैसे 57 है, क्योंकि इसमें ईयर का 2 वाई दिए हैं, तो 2 वाई का मतलब यह है कि ईयर अकेले लिखना है। तो 2000 या 1900 नहीं लिखना है। 57 है तो 57 लिखना है आपको। अगर मतलब और भी कम है तो 06 लिखना है। ऐसा इस टाइप आप, मतलब 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 फिगर लिखना है। तो इस तरह आप सभी की डेट ऑफ बर्थ भी इसी तरह लिखेंगे। तो इस तरह पुत्र का भी आपने और पुत्री का भी आप कॉलम पूरा भर देंगे और उनके आधार नंबर लिख देंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। उनको अगर ब्लड ग्रुप मालूम है तो उनका ब्लड ग्रुप लिख दीजिएगा। अगर ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है तो फिर ब्लड ग्रुप मत लिखिएगा। इसके बाद आ जाइए आप, तीसरा अगर जुड़वा है, वही मैं बोला कि तीसरा अगर जुड़वा बच्चे हुए हैं, मतलब सेकेंड इशू में, तो तीसरे के आपको डिटेल देना है। अदरवाइज आपको तीसरे बच्चे की डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगर आप पुरुष पेंशनर हैं तो आपको अपने फादर की डिटेल देना है। देखिए, भले फादर हैं नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ, फादर का नाम लिख दीजिए और फादर इन लॉ में काट दीजिए उसको, और फादर का नाम या पिता का नाम लिख दीजिए। प्रेजेंट स्टेशन में अगर जीवित हैं तो जीवित वाले कॉलम में टिक कर दीजिए, या अलाइव वाले कॉलम में टिक कर दीजिए। और अगर जिंदा नहीं है तो मृत वाले कॉलम में टिक कर दीजिए, नॉट अलाइव वाले कॉलम में टिक कर दीजिए। यदि वो जिंदा हैं और आप पे आश्रित हैं, इनकम टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं, तो उनको पात्रता वाले हाँ वाले कॉलम में या यस वाले कॉलम में टिक करिए। लेकिन यदि जिंदा नहीं है या इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं वो, तो नो वाले कॉलम में लिखिए। और ब्लड ग्रुप वगैरह, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको मालूम है, वो आधार नंबर वगैरह उनका अगर है तो लिख दीजिए, और नहीं है तो अगर पात्र नहीं है तो ये देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पात्र है तो फिर आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ देना है आधार कार्ड में जो है, और आधार नंबर उनका लिख दीजिए। इसी तरह आपकी मम्मी अगर माँ जीवित है तो उनका भी इसी तरह नाम लिख दीजिए। और वही अगर जिंदा हैं तो एलाइव वाले या जीवित में टिक लगाइए, और जिंदा नहीं है तो नॉट एलाइव या मृत वाले कॉलम में टिक लगा दीजिए। और अगर पात्र हैं, इनकम टैक्स नहीं देती हैं, तो यस में टिक लगाइए। और अगर मतलब पात्र नहीं है तो नो में टिक लगाइए। और अगर पात्र हैं उनकी तो फिर आधार नंबर वगैरह और उनका जन्म तिथि या वर्ष वगैरह जो भी लिख सको आप, वो इसमें लगाइए। अब इसमें सास ससुर भी लिखा है। देखिए, आप आखिरी में आपको लिखा है फादर एंड फादर इन लॉ, या सास और ससुर। सास और ससुर का डिटेल किनको देना है? जो परिवार पेंशनर है। सास, अगर आप पुरुष पेंशनर हैं तो आपको सास ससुर की माता पिता का मिलेगा, सास ससुर का आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई परिवार पेंशनर है, इस बात पे ध्यान दें, परिवार पेंशनर वाली महिलाएं जो हैं, कि उनको माता पिता का भी मिलेगा, यही कंडीशन जो बताए। और इसके बाद उनके सास ससुर का भी मिलेगा।
तो सास ससुर अगर उन पर डिपेंडेंट है, जो कंडीशन है कि अगर इनकम टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं और उन पे निर्भर हैं, तो सास ससुर का भी मिलेगा। अब इसमें आपने अपने माता पिता का भर दिए, जैसे महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला जो पारिवारिक पेंशनर है, अब इसमें आपके कॉलम ही नहीं बचे, फिर अब आप सास ससुर की डिटेल कहाँ से देंगे? तो इसी पेज को आप एक और प्रिंट निकलवा लीजिए और बाकी आप छोड़ के, और ये जो कॉलम है फादर इन लॉ या ससुर सास ससुर वाले, तो बाकी कॉलम आप ऐसा क्रॉस कर दीजिए, आड़ी लाइन मार दीजिए पूरे में ऐसा, और कंटिन्यूस लिख के आप इस पेज को उसमें लगा के अपने सास ससुर का भी वैसा ही आप डिटेल दीजिए। तो इस तरह आप फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म भरने के बाद इसमें एक, इसके बाद जो एक डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो इसमें कैपिटल में जो खाली डैश डैश छूटा है उसमें कैपिटल में अपना पूरा नाम भरिए, और अगर पीपीओ नंबर उसमें दिया है, फादर का नाम दिया है तो फादर का नाम भर दीजिए, और या अगर महिला पारिवारिक पेंशनर हैं तो आप परिवार मतलब जो आपके स्वर्गीय पति का नाम है वो भर दीजिए, और आपका पीपीओ नंबर भी इसमें फिर से अगर कॉलम है उसमें तो शार्ट में पीपीओ नंबर डाल दीजिए। अगर शार्ट में वहाँ नहीं डल रहा है तो नीचे जो खाली स्पेस है साफ साफ वहाँ नीचे आप पीपीओ नंबर आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, और उसमें अच्छे से साइन करिए, तो ये आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप हो सके तो हर पेज के नीचे अपना साइन कर दीजिए, और पीपीओ की कॉपी आधार कार्ड की लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो कोई कंपलसरी नहीं है, समग्र आईडी की लगाना है तो लगा दीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी सिर्फ इसमें जो डिक्लेरेशन बता रहा है मैंने अभी, घोषणा पत्र, वो लगाना जरूरी है, और दूसरा पीपीओ की कॉपी लगाना जरूरी है। पीपीओ भी सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए, या पीपीओ के हर पेज में आप साइन कर दीजिए, और इसके भी हर पेज में आप साइन कर दीजिए। और ये पूरा फॉर्म भरने के बाद इसकी एक स्पष्ट फोटो कॉपी निकाल लीजिए, और ये फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म आप जहां बताया वहां जमा कर दीजिए। और अगर आप बाहर हैं, खुद जमा नहीं कर सकते, तो इसको जिस कार्यालय में आपको जमा करना है उसके लिए स्पीड पोस्ट कर दीजिए, या कोई परिचित है आपका उसको कुरियर कर दीजिए, या हितरक्षक संघ को कुरियर कर दीजिए कि भाई आप हमारा फॉर्म इस कार्यालय में जमा कर दें। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ, सभी यूनियन इसमें आपको मदद करेंगी। हितरक्षक संघ के भी अनेक शाखाएं और कार्यालय हैं। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप हितरक्षक संघ के स्थानीय कार्यालय में जा सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और हर कंपनियों के फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप में डले हुए हैं। आप लोग करते क्या है कि जब फॉर्म डालते हैं या कोई भी चीज़ आपको जब डालते हैं तो उस समय आप ध्यान नहीं देते, और जब ज़रूरत पड़ती है, जब आप बार बार उसमें लिख के फॉर्म मांगते रहते हैं। तो भाई एक चीज़ मैं बोलूँ कि यार हम लोग भी मतलब क्या है कि एक लिमिट तक ही आप लोगों की मदद कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों का भी पर्सनल भी बहुत पारिवारिक जिम्मेदारी रहती है, और हम भी रात दिन मतलब ये है कि इतने ज़्यादा आपको सहायता करने के बाद आप अगर पूरी तरह से ही बिल्कुल हम पे डिपेंड हो जाएंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। जब भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जैसे वीडियो बनाते हैं हम, तो वीडियो का अवश्य सुनें, काम की बातें नोट कर लें, और वीडियो तो आप दोबारा देख सकते हैं, लेकिन बाद में जो जानकारी हम वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं या व्हाट्सएप पे पहले लिख चुके हैं, उन्हीं को आप बार बार पूछते रहते हैं, तो इससे भ्रम भी फैलता है, लोग बाग भी उसमें अनावश्यक बहस करने लगते हैं, और हम भी जानकारी बार बार देने में असमर्थ रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से सुने, और फार्म आपको पूरे व्हाट्सएप पे हर कंपनी के फार्म डले हैं, या जिन कंपनी के नहीं हैं जैसे ही आएंगे वो फार्म भी डले रहेंगे। और ज़्यादा आपको मदद की ज़रूरत है तो यूनियन किसी भी श्रमिक संगठन के शाखा से संपर्क करिए, उनके पदाधिकारियों से संपर्क करिए। और यदि आप ठीक से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, अंग्रेजी में फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो अपने बेटों की मदद, या जो अंग्रेजी में ठीक से फॉर्म भर सके उसको वीडियो सुना के उसको फॉर्म भरवा लीजिए। अपने साथियों की मदद लीजिए, शाखा वालों की मदद लीजिए, लेकिन फॉर्म गलत मत भरिएगा, क्योंकि ये फॉर्म जाएंगे पंचिंग होने, जो टाइपिंग करेंगे, जो इसकी डाटा बनाएंगे, तो उनको ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। जो आप लिख के देंगे उसी हिसाब से वो फॉर्म आपकी टाइपिंग कर देंगे, और अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं लिखेंगे, उनको कुछ और समझ में आएगा तो गलत सलत भी टाइप हो जाएगा, जिसके लिए बाद में आपको बड़ी दिक्कत होना है। तो बड़ी सावधानी से फॉर्म भरिए, और कोशिश करिए कि फॉर्म गलत ना हो, ज़्यादा हो तो आप पहले रफ में एक बार फॉर्म का प्रिंट 2-3 प्रिंट निकाल लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। पहले एक फाइनल
फार्म भरने के पहले एक ड्राफ्ट में फार्म भर के चेक कर लीजिए कि हाँ फार्म अब सही भरा आया है, या किसी को चेक करा लीजिए। इसके बाद फाइनल फार्म भर के उसमें मतलब कम से कम पीपीओ लगा के आप ये फार्म जल्दी से जल्दी जमा कर दीजिए। और मैंने जो पॉइंट बताए हैं उसका ध्यान रखिए। अभी आप योजना में शामिल होंगे, ज़्यादा प्रीमियम लेके शामिल होंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपको बाद में पूरा प्रीमियम भरना पड़ेगा और 1 साल की बाद की डेट से आपको उसका लाभ मिलेगा। तो इस सब चीज़ों को मतलब कहना चाहिए आप हिसाब किताब लगा लीजिए और जो सुविधाजनक हो उस हिसाब से आप ऑप्शन भरिए। कुछ जगह एक गलतफहमी हो रही है कि इकट्ठा प्रीमियम जमा कराया जा रहा है कि भाई अगर 1,000 रुपये आप महीना कटाना है तो पूरा 12,000 रुपये अभी जमा कर दीजिए और फिर वो प्रीमियम भी कंटिन्यू कटेगा तो अगले साल का प्रीमियम माना जाएगा। ऐसा भी कुछ जगह से एक मतलब बात निकल के आई है और कुछ लोगों ने शायद पैसा भी जमा किया है। तो देखिए अभी ये बात क्लियर नहीं है और मैंने जहाँ तक पढ़ा है, पूरी बुकलेट पढ़ी है और उनके सर्कुलर भी पढ़े हैं, तो ऐसा इकट्ठा पैसा जमा करने का अभी तक तो कहीं ऐसा पूरे मतलब जो इनके मैटर आया है, जो भी इनकी बुकलेट आई है उसमें कहीं ऐसा दिखा नहीं है। अगर किसी को इसके बारे में सही जानकारी हो या कोई इंटरेक्शन है या कम से कम कंपनी के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो इस संबंध में कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो कृपया इस संबंध में क्लैरिफिकेशन दे दें, क्योंकि समय कम है। और मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि खासकर ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर अवश्य इस मामले में इस योजना का लाभ लें। और जो भी आपके परिचित पेंशनर हैं और खासकर परिवार पेंशनर हैं जो दूर रहते हैं, लाइन स्टाफ के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं जिन तक ये सूचना पहुंच नहीं पा रही है, तो उन तक कोशिश करिए कि आप ये सूचना अवश्य बताएं, उन्हें ये पूरी वीडियो भी बतला दें और उन्हें प्रेरित करें कि वो किसी भी तरह ये फार्म भरें और इस योजना का लाभ लें, क्योंकि ये योजना बहुत लाभप्रद है और उनकी इस वृद्धावस्था में, उनके बुढ़ापे में ये योजना का उनको बहुत लाभ मिलेगा। यदि वे अभी वंचित रह गए तो बाद में शामिल होने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होगी और आर्थिक हानि भी होगी और उनको लाभ तुरंत नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी बात पहुंचाएं। मैंने तो माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय और बाकी सब कंपनियों को भी लिखा है कि आप स्थानीय जितने भी पेपर हैं मध्य प्रदेश में, खासकर जो प्रदेश स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र हैं, तो पूरे क्षेत्रों के समाचार पत्रों में इस योजना का सार संक्षेप निकाल के और पूरी प्रक्रिया आप सार संक्षेप निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा इसको एडवर्टाइजमेंट दे के इसको प्रचारित प्रसारित करें। और ये भी एक मतलब है कि अगर शाखा पदाधिकारी जो भी हैं ये आरओ जाएं और आरओ से पूरी पेंशनरों की लिस्ट प्राप्त कर लें एरिया वाइज और उन लोगों को आप प्रेरित करें, उनसे फार्म भरवाएं, तो निश्चित रूप से आप संगठन का काम तो करेंगे ही, एक परोपकार का भी काम करेंगे कि आपके इस परोपकार से बहुत से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो सभी पदाधिकारियों से और सभी सक्रिय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर तक पहुंचाएं और उन्हें इस योजना का लाभ दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।